हे गाइस, मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 31 लेकर। तो आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को दिल से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको ये स्टोरी दिल से पसंद आ रही है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ था। प्रीवियस पार्ट में कनिष्का की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, पर वो भी अभी आधा अधूरा, क्योंकि उसमें सिर्फ यही पता चला था कि कनिष्का निया से नफ़रत क्यों करती है और उसकी लाइफ में आने का उसका मेन मकसद क्या था। तो ये था हमारा शॉर्ट में प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे। ये पहली बार था जब कनिष्का ऐसे रो रही थी, तो भला उसके दिल का दर्द निया के दिल तक क्यों नहीं पहुंचता। निया की हालत भी इस समय कुछ खास ठीक नहीं थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोहब्बत में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा कि अपने प्यार से जुदा होना। पर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चीज़ ये है अपने प्यार को अपनी आँखों के सामने तड़पते हुए, तड़प तड़प कर रोते हुए देखना। और इसके बाद भी सबसे बुरा ये है कि आप चाह कर भी अपने प्यार को अपने सीने से नहीं लगा सकते, उसे अपनी बाहों में भरकर उसके आंसुओं को नहीं पोंछ सकते, उसकी तकलीफ़ों को कम नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाचार आँखों से उसे देखना पड़े। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? क्या इससे अच्छा मौत को गले लगाना नहीं है? नहीं, बल्कि ये तो मौत से भी बदतर है। ऐसी सिचुएशन से अच्छा है कि हम मौत को गले लगाकर सुकून से सो जाएं। निया की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वो अपनी ही जगह पर टूट कर घुटनों पर धीरे धीरे बैठ गई और अपने मुंह पर ज़ोर से दोनों हाथों को दबा लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने अंदर से निकल रही चीख को अपनी पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश कर रही हो। वो अपनी आंसुओं भरी लाल लाल आँखों से लगातार कनिष्का को देखे जा रही थी। इस वक्त निया कनिष्का से करीब 5 कदम ही दूर थी और उसके सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे वहाँ पर सुनाई दे रही थी। उसे डर था कि कहीं उसने अपने मुंह से अपना हाथ हटा दिया तो शायद उसके दिल की चीख इस महफिल में गूंज जाएगी। विधि ये देखकर भाग करके निया के पास आई, लेकिन फिर भी वो उसे बिल्कुल संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी हालत खुद बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो अब भी हैरानी से इन सभी सिचुएशंस को समझने की और उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्या आज की पार्टी में इससे कुछ बुरा हो सकता था? तो इसका जवाब था हाँ, शायद अभी और भी कुछ होना बाकी था। मिस्टर कपूर यानी कि निया के दादाजी ने जब ये देखा कि उनकी पोती ने अपनी नादानी में इतनी बड़ी गलती कर दी, जिसका अंजाम 2 लोगों की ज़िंदगी नहीं बल्कि 2 परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके दिल में तेज़ दर्द हो रहा है और उन्हें डर लगा कि कहीं उनकी धड़कन रुक ना जाए। अपने सीने पर हाथ रखते हुए मिस्टर कपूर अपने पास पड़े उस सोफे पर लड़खड़ाते हुए गिर गए और ख़ुद को संभालने की कोशिश करने लगे। सबकी हालत बहुत बुरी थी। निया ने 3 साल पहले ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा सा मजाक आज उसकी लाइफ इस तरह से तबाह कर देगा। वो इंसान जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वो आज उसकी वजह से ऐसे बिलख बिलख कर रोएगा। वो तो मानो टूटती जा रही थी और कभी भी टूट कर बिखर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी जान लगा कर भी चीखे तो शायद अपने दिल में उठ रहे दर्द को बयां नहीं कर सकती। अपने इस अजीबोगरीब सिचुएशंस में उसके दिमाग में वो 3 साल पहले का सीन धीरे धीरे किसी मूवी की तरह चलने लगा। उसे उस दिन की याद आई जब उसने कुणाल को रिजेक्ट किया था। उसकी शुरुआत एक छोटे से मजाक से हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ चुपचाप ग्राउंड में खड़ी थी। तभी बातों में उसके दोस्तों ने उसे कुणाल को अपने प्यार में पड़ाने का चैलेंज दिया
और जैसा कि निया का एटीट्यूड था उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पहले जब निया कुणाल से मिली तो वो उसे बिल्कुल नहीं जानती थी और उसका मकसद बस उसे अपने प्यार में गिराना था। लेकिन जब धीरे धीरे वो उसके करीब गई तो उसे पता चला कि कुणाल वाकई में एक अच्छा लड़का है और उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हालांकि वो कुणाल की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर इसके बावजूद भी वो उससे काफ़ी इम्प्रेस थी। नेहा के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो तो बस अपनी शर्त को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। निया ने धीरे धीरे वक्त के साथ ये डिसाइड कर लिया कि जिस दिन वो अपनी शर्त जीत जाएगी उसके बाद वो कुणाल को सब कुछ बता देगी और कुणाल से दोस्ती कर लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत ऐसे पलट जाएगी। जब वो दिन आया और उसने कुणाल को रिजेक्ट किया तो कुणाल के चेहरे का दर्द देखकर उसे पता चला कि वो उसे सच में प्यार करता है। जब वहाँ मौजूद सभी लोग चले गए तो निया को बहुत बुरा लग रहा था और वो पागलों की तरह भागते हुए कुणाल को ढूंढने के लिए गई। पर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कुणाल कहीं भी नहीं मिला। निया को उसे ढूंढते ढूंढते आधे घंटे हो गए और फाइनली वो परेशान होकर फिर से एक बार ग्राउंड में आकर खड़ी हो गई। अभी भी उसने हार मानने की नहीं सोची और उसने मन में ठान लिया था कि जब तक वो कुणाल से मिलकर माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक वो घर नहीं जाएगी। अभी वो सोच ही रही थी कि उसके पीछे से एक आवाज़ आई। जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि मिस्टर अर्नव कपूर यानी कि निया के डैड वहाँ खड़े थे। निया ने जैसे ही उन्हें देखा तो उसे याद आया कि आज शाम की फ़्लाइट से उसे अपने डैड के साथ इंडिया जाना था। भला वो ये कैसे भूल गई। अब निया काफ़ी बेचैन हो गई। या तो वो कुणाल से माफ़ी मांगने के लिए उसे ढूंढ सकती थी या तो अपने डैड के साथ वापस जा सकती थी। फाइनली निया ने ये डिसाइड किया कि वो डैड के साथ वापस जाएगी और इंडिया से वापस आने के बाद वो कुणाल से मिल कर के माफ़ी मांगेगी। पर ये निया का प्लान था, पर किस्मत का प्लान तो कुछ और ही था। जब 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद निया वापस अपने कॉलेज गई तो उसे पता चला कि कुणाल कॉलेज की बिल्डिंग से गिर कर के अपनी जान गंवा चुका था। अचानक निया को एक तेज़ धक्का लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि कॉलेज वालों ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एक झूठी अफवाह फैला दी कि कुणाल उसके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था। कुछ दिनों बाद निया को भी यही लगा कि वो एक एक्सीडेंट था, पर निया को हमेशा से ही इस बात का अफ़सोस था कि वो कुणाल से माफ़ी नहीं मांग सकी। आज जब कनिष्का और उसकी रिकॉर्डिंग उसके सामने आई तो फाइनली उसे एहसास हुआ कि अब निया कपूर असली वजह थी जिसकी वजह से कुणाल इस दुनिया से चला गया। निया को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। सभी लोग जिस बात से हैरान थे, निया भी उसी बात से हैरान थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। वो इंसान जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है आज उसके एक छोटे से मजाक की वजह से उससे दूर हो गया, उससे इतनी नफ़रत करता है। भला निया इस नफ़रत के साथ कैसे जिएगी। निया कपूर परेशान होने के साथ साथ सरप्राइज़ भी थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा था वो सच है। धीरे धीरे पार्टी में मौजूद लोग अजीब नज़रों से निया को देखने लगे और तरह तरह की बातें बनाने लगे। उनकी खुशबुसाहट इतनी तेज़ थी कि दादाजी और निया के कानों में उनकी आवाज़ भी गूंजने लगी। आखिर लोगों को तो बस एक बहाना चाहिए और चूँकि अब वो बहाना उनके पास था तो भला वो निया की बुराई करने से पीछे कैसे हटते। दादाजी को तो इस बात का भी डर सताने लगा कि आज की रात जब बीत जाएगी तो कल की सुबह न जाने कौन सा काला सच लेकर आएगी। उनकी पोती की रिपुटेशन और उनकी फैमिली के साथ साथ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब तो उन्हें इस बात का भी डर था कि उनकी पोती के साथ इस अफ़वाह के उड़ने के बाद शादी कौन करेगा। अचानक दादाजी के दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा
और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर इन सब के बीच मिस्टर अर्नव कपूर के चेहरे पर तो कुछ और ही एक्सप्रेशंस थे। जहाँ एक तरफ दादाजी परेशान और डर से इधर उधर देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर अर्नव कपूर के चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थीं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सबकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहे हों। अपनी हैरानी भरी नज़रों से वो अब भी उस फ़ोन की तरफ देख रहे थे, पर इस अजीब सी सिचुएशंस में किसी भी इंसान ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस नहीं किया। कुछ देर तक बेतहासा रोने के बाद धीरे धीरे सबके आंसू सूखने लगे। अचानक कनिष्का अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपना रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर आंसुओं को साफ़ किया। अब धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और वो अपने पुराने एटीट्यूड में आकर सीधे खड़ी हो गई। बिना किसी एक्सप्रेशंस के कनिष्का ने फिर से रिया की तरफ देखा और उसने उसे धीरे से कहा, चलो यहाँ से। रिया ने जब कनिष्का की बात सुनी तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन कोई और भी था जो उसकी बात से बहुत ज़्यादा हैरान था। अचानक निया कनिष्का को देखने लगी। उसकी आंखें अब सूज चुकी थीं और उसमें एक भी आंसू नहीं थे। वो अपनी खाली नज़रों से कनिष्का की तरफ देख रही थी, पर उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। रिया धीरे से उठी और वो जाने के लिए रेडी थे। तभी अचानक निया अपनी जगह से उठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सीने से कोई दिल अपने नाखूनों से नोचकर उसे दूर लेकर जा रहा हो। वो कनिष्का से दूर नहीं होना चाहती थी। जाने से पहले रिया ने एक नज़र विधि की तरफ देखा। जब विधि ने देखा कि रिया उसे किस तरह से देख रही है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी और कन्फ्यूजन दोनों थी, पर रिया ने उसे इग्नोर कर दिया। अचानक अब विधि को एक डर सताने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है? क्या निया और कनिष्का का रिश्ता रिया और विधि पर भी भारी पड़ने वाला था? वो दोनों बस वहाँ से जाने के लिए हिले ही थे कि तब तक निया की बहुत ही मायूसी भरी आवाज़ आई, कनिष्का प्लीज़ मत जाओ। इतना कहने के बाद निया शांत हो गई। अचानक निया की आवाज़ सुनकर कनिष्का के कदम वहीं जम गए, पर उसने पीछे मुड़कर निया की तरफ नहीं देखा और वो एक बार फिर से अपने कदम आगे बढ़ाते वहाँ से जाने लगी। तभी निया ने फिर से कहा, क्या तुम अपना वादा भूल गई? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? तुम अपना वादा क्यों नहीं निभा रही हो? तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? निया ने जब ये सुना कनिष्का ने जब ये सुना तो वो फाइनली अपने पुराने अंदाज में धीरे से कनिष्का निया की तरफ मुड़ी और वो उसकी आंखों में देखने लगी। निया चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। अब उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू थे और उसके गालों पर बह रहे थे। वो फिर भी अपनी उन्हीं आंखों से कनिष्का को देख रही थी, पर इस बार कनिष्का की आंखों में पहले की तरह कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने निया की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत अभी भी बाकी है कि तुम मेरी नफ़रत को बर्दाश्त कर सको और मेरी इस नफ़रत के साथ मेरे साथ ज़िंदगी भर रह सको? कनिष्का की ये बातें सुनकर निया के दिल पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने तीर चला दिया हो, पर फिर भी वो अपनी हैरानी और अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अचानक निया ने अपने बहते आंसुओं को पोंछ लिया और उसने अपना लहजा कठोर करते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी नफ़रत के साथ तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रह सकती हूँ। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अपनी आखिरी लाइन कहते हुए फाइनली निया ने विधि की तरफ देखा, जैसे वो उसे उसके पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हो। निया ने ठान लिया था कि उसने जो भी गलती की हो, पर उसके बावजूद भी वो कनिष्का को अपने से दूर नहीं जाने देगी।
चाहे उसे पूरी ज़िंदगी कनिष्का की नफ़रत ही क्यों न झेलनी पड़े, पर वो उसके साथ ही रहेगी। या तो वो मरना पसंद करेगी या कनिष्का के साथ रहना। कनिष्का अपनी बड़ी ही अजीब नज़रों से निया को देख रही थी, जैसे वो उसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। इस बार निया टस से मस नहीं हुई। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस लगते हुए कनिष्का की नज़रों का सामना कर रही थी। हालांकि उसके दिल में अब भी एक डर और दर्द था, पर उसके बावजूद भी वो खुद को ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का अब अपनी जगह पर सीधे खड़ी हो गई। सभी लोगों की नज़र उसी पर थी। निया भी देखना चाहती थी कि कनिष्का अब क्या करेगी, और इस वक्त रिया की भी नज़र कनिष्का पर ही टिकी थी। कनिष्का कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाने ही वाली थी कि तभी एक अचानक अजीब सा शोर उसके कानों में पड़ा। वो कई सारी कार के रुकने का शोर था, जो कपूर एंट्रेंस पे अभी अभी आकर रुकी थी। कार के रुकने के इस शोर ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और सब हैरानी से देखने लगे कि आखिर अचानक से इतनी सारी कार कहाँ से आ गईं। सबकी नज़र अब कपूर हाउस के मेन गेट पर थी। कनिष्का और निया का भी ध्यान अपनी बातों से हट गया, और उनकी भी नज़र उसी जगह जाकर टिक गई। मेन गेट के ठीक सामने एक गोल्डन कलर की रोल्स रॉयल कार आकर के रुकी, जिसके आगे पीछे 4 मर्सिडीज की लेटेस्ट ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की कार्स थीं। वो एक गाड़ियों का छोटा सा काफिला था। अचानक जब सभी लोगों ने अपने सामने इतनी महंगी गाड़ियाँ देखी, तो उनकी आंखों में एक हैरानी छा गई। यहाँ तक कि निया के दादाजी और मिस्टर अर्नव कपूर भी हैरानी से उधर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है। उन्होंने तो कभी इतने अमीर वीआईपी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया। कुछ देर तक पार्टी के साथ साथ उन कार्स के अगल बगल का भी माहौल काफ़ी शांत रहा। फिर अचानक उन 4 गाड़ियों के डोर एक साथ खुले, जिसमें से करीब 15 बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी प्रोफेशनल और हाईली स्किल्ड थे। उनकी हाइट लगभग 5.5 से 6 फुट थी, और उनके चेहरे पर एक गंभीर और भयानक एक्सप्रेशंस थे। उनमें से अचानक एक बॉडीगार्ड धीरे से बाहर निकला, और वो आगे बढ़कर रोल्स रॉयल के पास आया। उसने उसका गेट खोला और सीधे एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। अब सबकी नज़र बस उसी कार पे टिकी हुई थी। सबको इसी बात का इंतज़ार था कि आखिर उसमें कौन है। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा रौबदार आदमी ब्लैक कलर के गोल गले के सूट में बाहर निकला, जिसके गले में एक सिंगल मोतियों की माला और आंखों पर गोल्डन कलर का चश्मा था। उसके हाथों में एक ब्लैक कलर की स्टिक थी। उस आदमी का रौब किसी शाही ख़ानदान की तरह लग रहा था। वो देखने में तो 50 से 55 साल के थे, पर उनके चेहरे का जो तेज था वो उनकी उम्र को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उनके अगल बगल उनके सभी बॉडीगार्ड्स खड़े थे, और बीच में वो बूढ़ा आदमी। उसने अपनी एक नज़र सामने देखी, और फिर एक रौबदार तरीके से आगे बढ़ने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी रियासत का राजा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। अपने अनोखे अंदाज में वो धीरे धीरे कपूर हाउस की उस पार्टी के बीचों बीच आकर के खड़े हो गए। जब सभी लोगों ने उस आदमी का चेहरा देखा तो काफ़ी कंफ्यूज लगने लगे। उन्हें ये बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था कि क्या पहले उन्होंने इस चेहरे को देखा है। यहाँ तक कि मिस्टर अर्नव कपूर और उनके डैड भी उस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी भीड़ के बीच से किसी ने हैरान लगते हुए कहा, ओह माय गॉड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी नहीं है। उसकी बात सुनकर उसके बगल में खड़े इंसान ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो,
ये मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी कैसे हो सकते हैं? भला इतनी छोटी सी पार्टी में उनका यहाँ क्या काम? अचानक ये धीरे धीरे बात पूरी पार्टी में फैलने लगी और सभी लोग कन्फ्यूजन भरी नज़रों से उस इंसान को देख रहे थे। शायद वो लोग उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया पे राज करने वाले मुंबई के जाने माने रईस मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी यहाँ पे आएंगे। वो भी कहाँ गलत थे? भला इतनी बड़ी हैसियत इतनी सी छोटी सी पार्टी में क्यों आएगा? सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी किसी ने ऑनलाइन इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, देखो मैं सही कह रहा था, ये मिस्टर राघवेंद्र ही हैं। जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात पूरी की, सभी लोग हैरानी से उसके फ़ोन की तरफ देखने लगे। ये तो सच था। उनके सामने जो शख्सियत थी वो मुंबई के सबसे बड़े और रईस बिजनेसमैन एसके ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी थे। आखिर इंडिया में यदुवंशी फैमिली को कौन नहीं जानता था? सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि कपूर फैमिली का रिश्ता इतने बड़े ख़ानदान के साथ है। अचानक वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल गया और सभी के बीच खलबली मच गई। आखिर उन्हें अपनी नज़रों पे यकीन नहीं हो रहा था। जो शख्सियत उनके सामने थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। उनका बिजनेस यूरोप तक फेमस था और सभी को पता था कि शायद ही इंडिया में कोई ऐसा ख़ानदान होगा जो इनका मुकाबला कर सके। फिर इतनी बड़ी शख्सियत को देखकर कौन इंसान हैरान नहीं होता? अपनी हैरानी के साथ मिस्टर कपूर धीरे धीरे बीच में आए और वो भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो वो चुपचाप उनके सामने खड़े रहे। मिस्टर यदुवंशी ने एक लंबी सांस ली और अपनी छोटी छोटी नज़रें घुमा करके उस पार्टी हॉल को देखा। उन्हें पता चल गया कि उनके आने से इस पार्टी का माहौल शायद कुछ अजीब हो गया है। तो उन्होंने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा, आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आना यहाँ किसी को पसंद नहीं आया। अपनी कड़क और रौबदार आवाज़ में मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी ने अर्नव कपूर को देखकर कहा, मुझे लगता है कि मैंने इस पार्टी के माहौल को ख़राब कर दिया है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं राघवेंद्र यदुवंशी हूँ। शायद मैंने अपनी पहचान बताने में थोड़ी देरी कर दी। मैं एक बार फिर से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मिस्टर कपूर ने जब राघवेंद्र यदुवंशी की ये बात सुनी तो फाइनली वो होश में आए, पर फिर भी वो उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने धीरे से ऑकवर्ड लगते हुए उनसे बैठने के लिए रिक्वेस्ट की। ये देखकर मिस्टर यदुवंशी सोफे पर बैठ गए। उनके अगल बगल और पीछे उनके गार्ड्स किसी आर्मी की तरह खड़े थे, जो इस माहौल को थोड़ा और भी अजीब और ऑकवर्ड बना रहे थे। मिस्टर यदुवंशी ने सोफे पर बैठने के बाद खुद को अच्छे से एडजस्ट करते हुए अर्नव कपूर से कहा, मिस्टर अर्नव कपूर, क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल बात कर सकता हूँ? ये सुनकर अचानक मिस्टर कपूर हड़बड़ाने लगे और उन्होंने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आप मुझसे जो भी चाहे वो बातें कर सकते हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर कपूर, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे एक कीमती चीज़ लेने आया हूँ। आई होप कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं करेंगे। अर्नव कपूर अब पहले से ज़्यादा कंफ्यूज लगने लगे। वो ये चाहकर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी हैसियत मुझसे क्या लेने आई है। भला उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है? उन्होंने अपनी सवालिया नज़रों से अपने सामने बैठे उस शख्सियत को देखा। मिस्टर यदुवंशी समझ गए कि अर्नव कपूर उनसे क्या सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहा,
मुझे लगता है कि मेरे आने से यहाँ का काफ़ी माहौल अजीब हो चुका है, इसीलिए मैं अब आपका और वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। दरअसल बात ये है कि मुझे आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना है। जैसे ही मिस्टर यदुवंशी ने अपनी बात ख़त्म की, अचानक वहाँ सभी मौजूद लोग एक बार फिर से हैरानी से मिस्टर यदुवंशी की तरफ देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि निया खुद जो कुछ देर पहले तक परेशान थी, वो सभी परेशानी भूलकर हैरानी से मिस्टर यदुवंशी को देखने लगी। अर्णव कपूर अपनी जगह पर सीधे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ सुन ली हो। क्या? सिर्फ उनका इतना ही रिएक्शन था। मिस्टर यदुवंशी अभी भी अपने चमकदार चेहरे से कॉन्फिडेंस के साथ अर्णव कपूर को देख रहे थे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था, भला उनका ये ऑफ़र कौन ठुकरा सकता है। कौन सा ऐसा बेवकूफ़ इंसान होगा जिसे अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी। इतना अच्छा रिश्ता कौन छोड़ना चाहेगा। हाँ, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा है जिसका दिल आपकी बेटी पर आ गया है और मैं अपनी परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे अपनी हैसियत को ही क्यों न भूलना पड़े। मिस्टर यदुवंशी की बातें कड़क और साफ थीं। मिस्टर कपूर उनका मतलब बहुत ही आसानी से समझ रहे थे। निया के दादाजी जो कुछ देर पहले अपनी बेटी की इज्जत और उसकी शादी को लेकर के परेशान थे, उनके लिए तो ये ऑफ़र मानो एक नई ज़िंदगी देने आया हो और वो अपनी खुली आँखों से मिस्टर यदुवंशी की तरफ देखने लगे। निया के डैड अभी भी हैरानी भरी नज़रों में कहीं खोए हुए लग रहे थे और वो ये भी भूल गए कि उन्हें मिस्टर यदुवंशी को क्या जवाब देना है। उनके दिमाग में कई तरह की बातें चलने लगीं। वो मन ही मन सोचने लगे, मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़ी शख्सियत को मेरी बेटी पसंद आ जाएगी। अब चूँकि मैं इस समय अपनी कंपनी भी गंवा चुका हूँ और अभी के हालात को देखकर मुझे इस बात का यकीन भी नहीं है कि कोई अच्छा ख़ानदान मेरी बेटी से शादी करेगा, तो भला मैं इतनी बड़ी हैसियत को मना कैसे कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर यदुवंशी से कहा, हाँ हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। भला कोई ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे आप जैसा ऊंचे ख़ानदान में अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। मिस्टर अर्णव की बातें सुनकर मिस्टर यदुवंशी काफ़ी खुश लगने लगे और उन्होंने अपने रौब में कहा, तो ठीक है, ये तय रहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या आपको वो मंजूर है। शर्त? कैसी शर्त? मिस्टर अर्णव कपूर ने कहा, शर्त ये है कि आपको पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार यहाँ दिल्ली आ सकूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज और अभी आपकी बेटे की एंगेजमेंट कराना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी बेटी आज से ही हमारे घर पर रहे। हम शादी की सारी तैयारियां अपनी तरफ से कराएंगे। आज से करीब 1 महीने बाद हम इस शादी को कर देंगे। अगर आपको इसमें कोई ऐतराज़ है तो प्लीज़ आप अपनी बात कहें। अचानक ऐसी कंडीशन सुनकर अर्णव कपूर की आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन छा गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान अभी और इसी वक्त एंगेजमेंट करने के लिए उनसे मांग कर रहा है। भला ये कैसे पॉसिबल था। पर चूँकि अब उन्होंने हामी भर दी थी और उनके पास अपनी फैमिली और अपने बिजनेस को बचाने का बस एक ही तरीका था जो ऊपर वाले ने खुद उनके झोली में डाला था, तो भला वो इसे कैसे राज़ी ना होते। उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी और ये देखकर मिस्टर यदुवंशी और भी ज़्यादा खुश लगने लगे। तो ठीक है,
हम इस फंक्शंस को शुरू करते हैं। ये सुनकर अब सभी लोग अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगे। उन्होंने अपनी नज़रें आसपास घुमाई तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ तो वो लड़का आया ही नहीं है, तो फिर आखिर ये सगाई किसके साथ होगी। पर फिर शायद ये सोचकर कि लड़का गाड़ी में होगा, सभी ने अपनी नज़रें फिर से मिस्टर यदुवंशी की तरफ कर ली। कुछ लोगों को तो इस बात से काफ़ी जलन हो रही थी कि आखिर किसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। भला इतना बड़ा और ऊंचा रिश्ता निया कपूर के लिए कैसे आ सकता है। यहाँ तक कि कनिष्का भी हैरानी से अपनी नज़रें गड़ाए अपने सामने सोफे पर बैठे उस इंसान को देख रही थी। निया के भी चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। चाहे मिस्टर यदुवंशी कितने भी ज़्यादा क्यों ना अमीर हों, पर उसे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। पर उसके डैड ने उससे एक बार भी नहीं पूछा, भला वो उसकी लाइफ का फ़ैसला अकेले कैसे ले सकते थे। कनिष्का की आंखें अब धीरे धीरे छोटी हो गईं और जब रिया ने उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस देखा तो वो थोड़ा सा हैरान लगने लगी। भला इस बात से कनिष्का को क्यों फ़र्क पड़ने वाला था। अब निया कपूर की शादी किसी के भी साथ हो, वो आज या अभी जाए, इसका कोई मतलब नहीं था। पर रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वो चुपचाप अपने सामने हो रहे इस तमाशे को देख रही थी। आज की रात बहुत कुछ अजीब हो चुका था। शायद इससे ज़्यादा अजीब और कुछ नहीं हो सकता था। अचानक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे निया कपूर के लिए रिश्ता आएगा और आज ही उसकी सगाई भी फिक्स हो जाएगी। क्या इससे भी अजीब कुछ और हो सकता था? नहीं। निया कुछ कहना चाहती थी और उसने अपनी अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस के साथ मिस्टर अर्नव कपूर की आंखों में देखा। जब उन्होंने नोटिस किया कि निया के दिल में क्या चल रहा था तो वो काफ़ी गुस्सा लगने लगे और उन्होंने अपनी आंखों से ही जैसे इशारा करके उसे चेतावनी दी कि खबरदार, जो अब तुमने कोई तमाशा करने की कोशिश की। निया के शब्द उसके गले में ही रुक गए। मिस्टर राघवेंद्र ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा किया। उनके इशारे को पाकर जैसे उसे समझ में आ गया हो कि वो उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वो धीरे से आगे बढ़ा और अपने पास से 2 ब्लैक कलर के बॉक्स मिस्टर राघवेंद्र के सामने रख दिए। अब टेबल के सामने रखे उन 2 बॉक्स पे सबकी नज़र थी। वो बॉक्स काफ़ी खूबसूरती के साथ पैक्ड थे। उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसमें सगाई की 2 रिंग्स होंगी जो मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी अपने साथ लेकर आए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ प्लान करके आए हों और उनके पास अब इस बात को और ज़्यादा खींचने का टाइम नहीं था। वो काफ़ी जल्दबाजी में लग रहे थे और उन्होंने एक बॉक्स मिस्टर अर्नव कपूर की तरफ बढ़ा दिया। वो समझ गए कि अब आगे क्या करना है। वो धीरे से आगे बढ़े और उन्होंने उस बॉक्स को उठाया और निया के पास चले गए और उसे लेकर के आगे बढ़ गए। अब सब लोग हैरानी से इस तमाशे को आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। सबको लड़के का इंतज़ार था। तभी मिस्टर राघवेंद्र ने सामने कहीं दूर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपने से बड़ों को कैसे ग्रीट करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर निया काफ़ी हैरान लगने लगी और उसे जैसे महसूस हुआ कि ये आदमी उससे ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में उस इंसान के लिए गुस्सा पनपने लगा और वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी या फिर उस इंसान की जान लेना चाहती थी। पहले तो वो अचानक यहाँ पे आए और उन्होंने उसकी सगाई भी फिक्स कर दी और अब वो चाहते हैं कि निया उनको ग्रीट करे। पर निया इस समय कुछ नहीं कर सकती थी और वो अपनी खाली नज़रों से अपने डैड की तरफ देखने लगी। उसके डैड ने अपनी आँखों में कठोर एक्सप्रेशंस दिखाते हुए उसे इशारा किया कि वो आगे बढ़े और मिस्टर यदुवंशी के पैर छुए।
निया अपने मन को कठोर करके गुस्से के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी और वो उनके लेफ़्ट साइड से होते हुए धीरे से उनके पैरों में झुकी। पर जैसे ही झुकी उसे एहसास हुआ कि कोई और भी उसके साथ झुका है। निया ने हैरानी से अपनी नज़रें घुमाई और अचानक उस शख्स को देख कर के हैरान रह गई। कनिष्का ने अपने शांत और बहुत ही नरम अंदाज में कहा, प्रणाम दादाजी। दादाजी, ये शब्द सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? दादाजी? मिस्टर यदुवंशी ने बड़े ही प्यार से उन दोनों लोगों के सर पे हाथ रखा। वो इस बात से काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे कि उनकी होने वाली बहू बहुत ही ज़्यादा समझदार और संस्कारी है। उसके चेहरे की मासूमियत इस समय उन्हें काफ़ी भा रही थी और उन्हें अपनी बहू हर तरह से ठीक लगी। पर निया का ध्यान इस समय उन पर नहीं था। वो तो हैरानी से अपने सामने बैठी कनिष्का की तरफ देख रही थी। कनिष्का ने एक बार भी निया की तरफ नहीं देखा और वो अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई। अर्णव कपूर ने जब ये देखा तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामूली सी लड़की मिस्टर यदुवंशी को दादाजी क्यों कह रही है। तो क्या दादाजी ने जो अभी अभी कहा था वो कनिष्का के लिए था? हाँ, वो कनिष्का के लिए ही था। दादाजी ने बहुत ही गर्व के साथ मिस्टर अर्णव कपूर को देखते हुए कहा, मिस्टर अर्णव कपूर, यही है वो मेरी प्यारी पोती जिसका दिल आपकी बेटी पर आया है और मुझे लगता है कि आप ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। अर्णव कपूर ने जब मिस्टर यदुवंशी के मुंह से ये सुना कि वो जिस इंसान के रिश्ते की बात कर रहे थे वो कनिष्का है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब उनके माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें दिख रही थीं और वो अपनी फटी फटी आंखों से कनिष्का को देखे जा रहे थे। सिर्फ वही नहीं बल्कि रिया, विधि और निया के दादाजी के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग सेम एक्सप्रेशंस के साथ कनिष्का को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज की रात इससे अजीब तो और नहीं हो सकती या फिर हो भी सकती है। एक के बाद एक इम्पॉसिबल सी घटनाएं होती जा रही थीं और अब सबकी बर्दाश्त से बाहर था। क्या कनिष्का सच में मिस्टर यदुवंशी की पोती है? कुछ देर पहले जो मिस्टर राजवीर कपूर हैरान थे और साथ ही साथ खुश भी थे कि वो अपनी पोती की शादी एक अच्छे परिवार में कर रहे थे, पर जैसे उन्हें पता चला कि ये रिश्ता कनिष्का का है तो उनके चेहरे पर एक अजीबोगरीब परेशानी छा गई। उन्होंने कनिष्का की नफ़रत को देखा था और उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उन्हें एक अच्छा परिवार भले ही मिल जाए पर शायद ये उनकी पोती की खुशियों के लिए ठीक नहीं था। अब वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बहाना दें। अगर वो ये कहते कि उनकी पोती उनसे नफ़रत करती है तो उन्हें उसकी वजह मिस्टर यदुवंशी को बतानी पड़ती, क्योंकि कनिष्का और निया का जो रिलेशन था उससे तो यही लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। ये काफ़ी अजीबोगरीब सिचुएशंस थी जिसमें ना वो आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे हट सकते थे। दोनों तरफ से उनका लॉस ही लॉस था। तभी मिस्टर यदुवंशी ने कनिष्का की तरफ देखते हुए खड़े होकर के कहा, कनिष्का बेटा, क्या तुम्हें अपने दादाजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? तुम इस लड़की के लिए इतने सालों से हमसे दूर कैसे रह सकती हो? मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि तुम्हें अपने दादाजी पर भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती अगर तुम खुद मेरे पास आकर इस लड़की के बारे में बताती। अगर आज मुझे पता नहीं चलता कि तुम यहाँ हो
तो शायद मैं ज़िंदगी भर अपनी पोती को देखने के लिए तरसता रहता। मिस्टर यदुवंशी थोड़ा सा उदास लग रहे थे और वो उदास लगते हुए कनिष्का से बातें कर रहे थे। कनिष्का अब भी अपनी खाली नज़रों से कहीं दूर देखे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ भी नहीं सुन रही हो। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उसके दादाजी अचानक सा आज यहाँ कैसे आ गए। दादाजी अभी भी कनिष्का को ही देख रहे थे। तभी कनिष्का ने थोड़ा सा रिएक्ट किया और वो हल्का सा दादाजी की तरफ मुड़ी। उसने धीरे से कहा, दादाजी आप यहाँ। कनिष्का ने बस इतना ही कहा था कि तभी दादाजी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछने की कोशिश कर रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। इस पर दादाजी ने अपनी नज़रें घुमाई। उन्होंने शायद आते वक्त ही रिया को नोटिस कर लिया था। दादाजी धीरे से रिया के पास गए। रिया अचानक उन्हें देख करके चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर यदुवंशी उसके पास क्यों आए हैं। जहाँ तक उसे याद था वो कभी भी उनसे नहीं मिली थी और ना ही वो किसी इतने ऊंचे ख़ानदान से थी जिसका यदुवंशी फैमिली से कोई नाता हो। दादाजी सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए सीधा रिया के पास आए और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम रिया हो, है ना। रिया अचानक सा मिस्टर यदुवंशी के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। वो अपने सवाल भरी नज़रों से उनकी तरफ देखती रही। मिस्टर यदुवंशी समझ गए कि रिया के मन में क्या चल रहा था, तो धीरे से वो अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़े और ये देखकर वो चुपचाप आगे आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, बेटा अगर तुमने ये फ़ोटो पोस्ट नहीं की होती तो हमें ये कभी पता नहीं चल पाता कि हमारी पोती यहाँ इस छोटे से कपूर हाउस में है। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। दादाजी के हाथों में वो फ़ोन देखकर रिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी स्टोरी जिसमें कनिष्का, रिया, विधि और निया चारों लोग थीं, उसकी वजह से आज इतनी बड़ी बात हो गई। मिस्टर यदुवंशी सीधा कपूर हाउस पहुंचा है। आखिर ये कैसे हुआ था उसे नहीं पता चला, पर फिर भी जो कुछ भी था वो एक उस पोस्ट की वजह से था। मिस्टर यदुवंशी ने सभी गुत्थी को सुलझाते हुए कहा, दरअसल मैं इस इंस्टा को बिल्कुल नहीं चलाना जानता। वो तो मेरा पोता वंश यदुवंशी है जो शायद तुम्हें जानता है। ये फ़ोटो उसी ने दिखाई। ये शायद हमारी किस्मत ही थी जो आज मैं अपनी पोती को दोबारा मिल पा रहा हूँ। जैसे ही रिया ने वंश यदुवंशी सुना तो उसे अचानक सा याद आ गया कि ये तो वही बच्चा है जिससे वो अक्सर प्यारी प्यारी बातें करती थी। वंश यदुवंशी सिर्फ 8 साल का था और वो रिया से बहुत ज़्यादा बातें करता था। पर रिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो बात करती है वो कनिष्का का भाई है। कनिष्का को अब सारी बातें समझ में आ गई और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस ली। ऐसा महसूस हो रहा था उसे कि जैसे काश रिया ने ये पोस्ट ना की होती तो आज उसके दादाजी यहाँ ना होते। जब उसके दादाजी ने कनिष्का को रिया के साथ देखा तो उन्होंने उसी रात सब कुछ पता करवाया। ये फ़ोटो करीब एक दिन पहले शाम के 5 बजे अपडेट हुई थी और उसी रात उनके पोते ने इस फ़ोटो को देख लिया था। मिस्टर यदुवंशी के असिस्टेंट ने उन्हें पता लगा करके सारी चीज़ें बताईं, जिसमें उसने ये भी बताया कि उनकी पोती किसी लड़की के प्यार में है और वो इस समय एक छोटी सी पोस्ट पर जॉब कर रही है। जब सभी लोगों ने ये सुना तो सब काफ़ी हैरान लग रहे थे।
उन्होंने देरी बिल्कुल नहीं की और सुबह होते ही मुंबई से दिल्ली के लिए निकल गए और फाइनली वो दिन भर के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल पाए और मियाँ के पास आ गए। उन्होंने घर से निकलते समय ही ये सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए वो अपनी पोती को अपने साथ लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए उस लड़की को भी क्यों ना लेकर जाना पड़े। वो चाहते तो सिर्फ रिश्ते की बात करके अगले दिन भी आ सकते थे, पर अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कनिष्का फिर से एक बार उनकी आंखों से दूर न हो जाए। धीरे धीरे सभी गुत्थियां सुलझ रही थीं, पर मिस्टर राजवीर कपूर के चेहरे की परेशानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मिस्टर यदुवंशी फिर से आकर सोफे पर बैठ गए और अब वो कनिष्का और निया की तरफ देख रहे थे। इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम लगा। इतना आसान नहीं था, पर वो अपनी पोती के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो जब सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें देरी करनी चाहिए। मिस्टर अर्नव कपूर, क्या हम शुरू करें? अर्नव कपूर अचानक होश में आए और अब उनके सामने भी अजीबोगरीब सिचुएशंस थी, पर वो दादाजी से कुछ अलग ही सोच रहे थे। शायद वो इस समय एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्का ने जब ये सुना तो उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अब उसके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था। राजवीर कपूर की तरह उसके भी मन में वही सिचुएशंस थी। अगर वो इस रिश्ते के लिए मना करती है तो उन्हें उसकी वजह देनी पड़ेगी, और जब वो उसकी वजह देगी तो शायद 3 साल पहले जो उसके घर में मातम का माहौल था वो एक बार फिर से छा जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। उसे अपनी और अपने फैमिली की खुशियों में से किसी एक को चुनना था। वो अपनी फैमिली की खुशियों को ही चुनेगी, क्योंकि कनिष्का यही थी, अपने के लिए नहीं अपनों के लिए जीना उसका काम था। उसने अपने दांत पीसे और फिर अपनी गहरी आंखों से निया की तरफ देखा। निया के चेहरे पर बहुत ज़्यादा हैरानी थी, पर उसके साथ साथ अब उसके दिल में एक तसल्ली भी थी। शायद वो इस बात से खुश थी कि नफ़रत के साथ ही सही, पर वो अब कनिष्का से दूर नहीं रहेगी। कनिष्का निया को ऐसे देख रही थी जैसे वो आंखों ही आंखों में उसे नफ़रत से कह रही हो, तुम्हें मेरे साथ रहना था तो लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश आज मैं पूरी कर दूंगी। सबके ख्यालात साफ हो चुके थे, पर निया के दादाजी अब भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं आपसे जो कहने वाला हूँ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर सच तो यही है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मिस्टर राजवीर ने हिचकिचाते हुए कहा। उन्हें और कोई बहाना सूझ नहीं रहा था कि वो इस रिश्ते को कैसे ख़त्म करें। उन्हें इस फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो निया को ज़िंदगी भर रोते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर अर्नव कपूर के साथ साथ मिस्टर यदुवंशी भी हैरान रह गए और उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या आप इस रिश्ते को क्यों नहीं करना चाहते? उनकी बातें सुनकर निया के दादाजी ने कहा, मैं ये मानता हूँ कि आपका परिवार हमसे काफ़ी ऊंचा है और आपके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं, पर फिर भी सिर्फ इस वजह से कि कनिष्का आपकी पोती है, मैं अपनी पोती की शादी नहीं कर सकता। आखिर उसकी खुद की पहचान ही क्या है? भला मैं किस आधार पर अपनी पोती की शादी करूं? मिस्टर अर्नव कपूर ने बड़ा ही अजीब बहाना चुना था, पर शायद अगर कनिष्का की जगह पर कोई लड़का होता तो ये बहाना इतना भी अजीब नहीं था। उनकी बातें सुनकर मिस्टर राघवेंद्र हैरान रह गए।
और कुछ देर तक अपनी हैरानी भरी नज़रों से वो उन्हें घूरते रहे। पर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात से हंस रहे थे। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या ये कोई मजाक है? अगर ये मजाक है तो ये काफ़ी फ़नी था। मिस्टर कपूर, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी पोती की अपनी पहचान क्या है? तो सुनिए, मगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूरोप में मैं यानी कि राघवेंद्र यदुवंशी अपनी पोती के नाम से जाना जाता हूँ। तो क्या आपके लिए ये कम होगा? क्या आपके लिए ये भी कम होगा कि मेरी पोती कनिष्का यदुवंशी एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज की करंट सीईओ है? क्या आपके लिए इतना काफ़ी होगा? अरे छोड़िए, वो तो मेरी कंपनी थी जो उसने उसे आगे बढ़ाया। क्या मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी पोती इंटरनेशनल हेवन फैशन ब्रांड की फाउंडर व सीईओ है? तो क्या आपके लिए ये काफ़ी होगा? मिस्टर कपूर ने जैसे ही ये शब्द सुना तो अचानक उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी फटी फटी आंखों से कनिष्का की तरफ देखा और फिर मिस्टर यदुवंशी की तरफ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो मन ही मन में सोचने लगे। हेवन फैशन ब्रांड, भला इस ब्रांड को कौन नहीं जानता था। ये यूरोप की सबसे बड़ी फैशन ब्रांड थी। इंडिया के बड़े बड़े अमीर लोग उस ब्रांड के एक डिजाइन्स को हासिल करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलते थे। सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए एक सोर्स की भी ज़रूरत होती थी, क्योंकि इस ब्रांड के डिजाइन्स बहुत ही लिमिटेड होते थे और उसे पाने के लिए करीब 2 महीने पहले ही बुकिंग करनी पड़ती थी। इसकी शुरुआती प्राइस ही करीब 2.5 लाख से स्टार्टिंग थी और जिसकी मैक्सिमम प्राइस करोड़ों में थी। कुछ लोगों का तो सपना भी था कि वो इस ब्रांड के कपड़े एक बार अपनी लाइफ में पहने। जैसे ही सबके कानों में हेवन ब्रांड का नाम गूंजा, अचानक एक लड़की पार्टी के बीचों बीच एक्साइटेड लगने लगी। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो इस ब्रांड की कितनी बड़ी फ़ैन है। अचानक से वो सबकी भीड़ से बाहर आ गई और हैरान लगते हुए बोली, ओह माय गॉड! क्या कनिष्का, अ, आप मिस कनिष्का, आप हेवन ब्रांड की फाउंडर हैं? ये कहकर वो लड़की अचानक कनिष्का की तरफ बढ़ने लगी, पर जैसे ही वो कनिष्का के करीब पहुंचने वाली थी, मिस्टर यदुवंशी के गार्ड्स ने उसे पीछे कर दिया। वो उसके करीब बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते थे। कनिष्का ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो अब भी नीचे देख रही थी। सभी के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। भला ये ब्रांड कौन नहीं जानता था? लोगों के बीचों बीच एक अफवाह थी कि इस ब्रांड की फाउंडर व सीईओ एक बहुत ही कम उम्र की लड़की है, पर किसी ने इस बात की यकीन नहीं की थी कि सच में ये अफवाह सच होगी। उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की एक इंडियन थी। मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी ने आगे बड़े ही गर्व के साथ कहा, इस ब्रांड को मेरी पोती ने 18 साल की उम्र में शुरू किया था और कुछ ही सालों में आज इसकी कामयाबी आसमान छू रही है। तो मिस्टर अर्नव कपूर, आप क्या मुझसे कुछ और कहना चाहेंगे? कनिष्का यदुवंशी, यूरोपियन बिजनेस की क्वीन, भला इस नाम को कौन नहीं जानता था। पर इससे अजीब बात यह थी कि इंडिया में इस नाम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और इसकी वजह ये थी, कनिष्का ने कभी भी खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उसे ये दिखावे की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही वजह थी कि मुंबई में सभी लोग मिस्टर राघवेंद्र यदुवंशी को ही ज़्यादा जानते थे। हालांकि उन्हें पता था कि उनके बिजनेस में जितनी भी तरक्की है उसके पीछे
उनकी पोती कहाँ थे, पर वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। यहाँ तक कि अगर गूगल पे सर्च किया जाए तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसे था: क्वीन ऑफ यूरोपियन बिजनेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2, द विनर ऑफ 3 बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, हेडिंग 3, करंट CEO ऑफ SK ग्रुप ऑफ कंपनीज। ऐसे न जाने और कितनी पहचान और नाम थे जो कनिष्का को बिजनेस वर्ल्ड में मिले थे। इसके अलावा वो बेस्ट शूटर और मार्शल आर्ट चैम्पियन भी थी। मुंबई के साथ साथ पेरिस में भी उसके बहुत बड़े होटल थे। इसका मतलब ये था कि अगर ये कहा जाए कि एशिया के सबसे अमीर लिस्ट में उनकी रेपुटेशंस अच्छी खासी थी, तो शायद ये शब्द भी बहुत कम थे। बिजनेस की दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी कनिष्का अपनी पहचान छुपाने में कामयाब रही, और उसकी वजह ये थी कि नेट पर उसकी एक भी फ़ोटो नहीं थी। शायद इसीलिए ये चेहरा इतना जाना पहचाना नहीं था। उसे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो काफ़ी सिंपल और साधारण थी। इसका मतलब ये था कि कुणाल यदुवंशी भी कोई छोटी मोटी फैमिली से नहीं था। दादाजी बहुत ही गर्व के साथ अपनी पोती की एक एक खूबियों को गिना रहे थे, और जैसे जैसे वो एक एक शब्द कह रहे थे, उनकी आंखों में उनका गर्व साफ साफ झलक रहा था। अगर सिर्फ SK ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात की जाए तो वो अकेले 22,000 करोड़ की कंपनी थी। इसका मतलब ये था कि अगर इस पार्टी में मौजूद सभी अमीर जादों की प्रॉपर्टी को मिला दिया जाए तो वो भी इस बड़े अमाउंट के सामने कुछ नहीं थे। तो भला मिस्टर अर्नव कपूर की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कनिष्का उन्हें धोखा क्यों देगी? अब सबके मन में उसकी इमेज साफ हो चुकी थी। अचानक सबको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो उस लड़की के सामने कुछ भी नहीं है। मिस्टर अर्नव कपूर के लिए ये किसी बिजली के झटके जैसा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उन्हें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अब दादाजी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, और वो अपनी हैरानी भरी नज़रों से बस कनिष्का को देखे जा रहे थे। उन्हें तो स्टार्टिंग से ही शक था कि ये लड़की ज़रूर कुछ अलग है, पर फिर भी शायद वो अपनी पूरी जान लगाकर भी सोचते तो उनकी सोच यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती थी। तो क्या होगा इस रिश्ते का रिजल्ट? क्या मिस्टर कपूर एक्सेप्ट कर पाएंगे कनिष्का और नेहा की इस सगाई को? तो क्या रंग लाएगी ये लव वर्सेस हेट की नई दास्तान? क्या जीत जाएगी कनिष्का की नफ़रत या निया की मोहब्बत चढ़ेगी परवान? जानने के लिए देखते रहिए मेरे यानी इश्का के साथ एक कहानी ऐसी भी।